हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो माय डियर लवली फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे 250 क्वेश्चंस को यानी कि 250 क्वेश्चंस को हम जीके का टारगेट लिए हैं और 250 क्वेश्चंस हम आपको जीके का दे देंगे। तो जीके से अगर आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, जितना क्वेश्चन मैं दे दिया हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे सभी क्वेश्चंस का नोट्स मैं दे दूंगा। पिछले 3 दिनों में मैं आपको बता दूं कि 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम लोग 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग 30 को क्वेश्चन को आज कर लेंगे तो 120 क्वेश्चंस कल आज तक हो जाएगा। इसका 60 क्वेश्चंस का नोट्स आपको टेलीग्राम पे हम वन लाइनर का नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग एक नज़र सिलेबस को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस ये है, आप सभी जानते ही हैं, सिलेबस को भी मैंने दिखा दिया है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगा, नोट्स का PDF मिल जाएगा मेरे हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बताइए तो अस्थाई सेना की प्रथा जो है ये किसने प्रारंभ की? बताइए तो इल्तुतमिश ने किया, रजिया सुल्तान ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अस्थाई सेना की प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया? बताइए तो अस्थाई सेना की प्रथा जो थी ये किसने प्रारंभ किया? बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? इल्तुतमिश नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अस्थाई सेना की प्रथा को प्रारंभ किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थाई सेना की अस्थाई सेना की गठन जो है, अस्थाई सेना की गठन किसने किया? प्रथा किसने चलाई, किसने प्रारंभ किया? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, ठीक है। ये हस्तांतरित वाला, ट्रांसफर वाला जो है पूछते रहता है, इसलिए आप लोग इस सबको एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर की थी? वारंगल को ट्रांसफर की थी, दौलताबाद को ट्रांसफर की थी, हम्पी को ट्रांसफर की थी, लाहौर को ट्रांसफर की थी। बताइए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर किया था? बताइए तो दिल्ली से जो ट्रांसफर किया था ना ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये कहाँ किया था? तो ये किया था दौलताबाद। कहाँ किया था? दौलताबाद अपनी राजधानी को किसने ट्रांसफर किया था? तो ये मोहम्मद बिन, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ को ट्रांसफर की थी? दिल्ली से कहाँ को ट्रांसफर की थी? तो दौलताबाद को ट्रांसफर की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? बताइए तो ऐसा कौन सुल्तान है जिसको पागल कहा गया है? नासुरुद्दीन मोहम्मद महमूद को, उसके बाद मुबारक खिलजी को और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको पागल कहा जाता था? तो बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एगो सुल्तान था जिसको पागल के नाम से जानते थे हम लोग, और उसको पागल कहा भी जाता था उस टाइम में, ठीक है। तो वो जो सुल्तान था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक किस टाइप का राजा था? तो ये आपको पगला टाइप का राजा था। कौन? इसको पागल के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। ये हल्का इसका हरकत जो था ना पागल टाइप से था, इसीलिए इसको इस सुल्तान को जो है पागल कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? बताइए तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नासुरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, महमूद के शासनकाल में, मुबारक खिलजी के शासनकाल में, खिज्र खां के शासनकाल में और बहलोल लोदी के शासनकाल में? बताइए तो तैमूर लंग ने
तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? बताइए उस टाइम शासन किसका था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शासन जो था ना ये नासुरुद्दीन महमूद का था। किसका था? ये उस टाइम में जो है 1398 में जो शासन था ये नासुरुद्दीन मोहम्मद का था, सॉरी महमूद का था। ये किसका शासन था? 1318 में। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है 1398 में किसका शासन था, शासनकाल था? तो यहाँ पे नासुरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। और इसने तैमूरलंग ने इसके साथ तैमूरलंग ने जो है 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था नासुरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? बताइए तो जजिया एगो कर, यानी कि ये बोलते हैं ना कर, यानी कि ये होता है कर का इंग्लिश ये होता है जीएसटी होता है। कर किसी को देते नहीं है, कर वो होता है। तो ये इस तरीके से होता है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो ये इल्तुतमिश ने आरोपित किया, बलबन ने आरोपित किया, फिरोज तुगलक ने आरोपित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आरोपित किया। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? इस सबसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्यों? फिरोज शाह यहाँ पे छूटा हुआ है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ब्राह्मणों पर ये क्या किया था? ब्राह्मणों पर जो है ये जजिया कर को आरोपित किया था। कौन? जजिया कर, यानी कि एक टैक्स होता है जजिया कर, यानी कि टैक्स होता है। जजिया एक टैक्स का नाम है जिसको ब्राह्मणों पर आरोपित किया था। किसने आरोपित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने आरोपित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? सिंचाई पर टैक्स लगाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, गयासुद्दीन तुगलक ने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। बताइए तो सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर, यानी कि पानी पटाने पर जो है सिंचाई, यानी कि जानते हैं ना खेत में सिंचाई किया जाता है, पानी पटाया जाता है, तो पानी पटाने पर टैक्स लगा दिया। किस सुल्तान ने टैक्स लगाया? बताइए तो ये लगाया कौन सुल्तान पता है आपको? ये लगाया आपको ए में करा फिरोज शाह तुगलक, बी में करा आपको जलालुद्दीन खिलजी, और सी में करा गयासुद्दीन तुगलक, और डी करा है आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि सिंचाई पे कर लगा दिया। क्या? सिंचाई पे कर लगा दिया। कौन? सिंचाई पे कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? बताइए तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा को लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा, सिकंदर लोदी ने लिखा, फिरोज तुगलक ने लिखा, उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा। बताइए तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताइए तो आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा खुद से ही लिखी थी? बताइए तो ये जो लिखे थे ये आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक आत्मकथा लिखा था, यहाँ पे खुद अपना आत्मकथा ये खुद लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे इसी तरीके से ज्वाइन करते रहना है। अगला क्वेश्चन करा है गुलरुखी के नाम से किस नाम से कौन जाना जाता है? बताइए तो गुलरुखी किसका नाम है? यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन का मतलब कहने का अर्थ ये है कि गुलरुखी किसका नाम है? बताइए आप लोग। सिकंदर लोदी का, अर्जुन देव का, फिरोज तुगलक का, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं का। बताइए तो गुलरुखी, क्या गुलरुखी जो है गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए तो गुलरुखी के नाम से जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है पता है? गुलरुखी दूसरा नाम किसका है पता है? नहीं, फिरोज नहीं, सिकंदर लोदी हो जाएगा। क्या? सिकंदर लोदी को जो है दूसरा नाम से जाना जाता है, और वो दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम है ये गुलरुखी। क्या? गुलरुखी नाम है। क्या?
गुलरुखी नाम है, क्या गुलरुखी नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन करा है सांकेतिक मुद्रा। क्या सांकेतिक मुद्रा यानी कि सिंबल मनी का प्रचलन जो है किसने किया बताइए। तो इल्तुतमिश ने किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, उपरोक्त में से सभी किया था बताइए। तो सांकेतिक मुद्रा यानी कि सिंबल मनी का प्रचलन जो है किसने किया था। तो ये जो किए थे ये आपको किए थे कौन पता है, ये किए थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। क्या किए, तो सांकेतिक मुद्रा, क्या सांकेतिक मुद्रा, क्या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, क्या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का ये प्रचलन किए थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे बताइए। तो 8 गो दिग्गज जो है किसके दरबार में थे, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे, राम राय के दरबार में थे, हरिहर प्रथम के दरबार में थे, देव राय द्वितीय के दरबार में 8 गो दिग्गज था बताइए। तो 8 गो दिग्गज जो है किसके दरबार में था बताइएगा। तो 8 गो जो दिग्गज था ना, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में था। किसके दरबार में, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या गो दिग्गज था, तो 8 गो दिग्गज था। क्या गो, 8 गो दिग्गज था। क्या गो, 8 गो दिग्गज था। कौन था, दिग्गज था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था बताइए। तो डोमिंगा पायस था, बारबोसा यूनिस था, उसके बाद ए और बी दोनों था बताइए। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली कौन था बताइएगा। तो यहाँ पे जो पुर्तगाली था दोस्तों ए और बी दोनों था। कौन था, डोमिंगा पायस और ये हो जाएगा आपको डोमिंगा पायस और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपको ये दोनों हो जाएगा, ये आपको दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। बारबोसा भी था, ये दोनों था। कौन था, ये दोनों था। और कौन था, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था। कौन था, पुर्तगाली यात्री था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया बताइए। तो मल्लिकार्जुन ने किया, उसके बाद देवराय फर्स्ट ने किया, कृष्णदेव राय किया, तेनालीराम ने किया बताइए कौन किया। तो ये जो किया था राजा कृष्णदेव राय किए थे। कौन किए थे, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्यद की रचना जो है किसने किया था। तो ये किया था आपको राजा कृष्णदेव राय किए थे। कौन किए थे, राजा कृष्णदेव राय को किस ग्रंथ की रचना की थी, तो प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जिसका नाम था अमुक्त। क्या था, अमुक्त नाम था, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने किया। तो ये क्या था, तेलुगु ग्रंथ था अमुक्त। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, अमुक्त माल्यद ग्रंथ जो है ये कौन सा ग्रंथ है, तो तेलुगु ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी रचना किसने की, तो राजा कृष्णदेव राय ने किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं बताइए। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, गुलबर्गा में मिला है, बीदर में मिला है, हम्पी में मिला है, ये सभी में मिला है। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के खंडर जो मिले हैं ना, ये हम्पी में मिले हैं। कहाँ पे, हम्पी में मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडर जो है कहाँ मिले हैं, ये हम्पी में मिली है। कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य का खंडर कहाँ मिला है, तो ये हम्पी में मिला है, ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया बताइए। बहमनी का, जौनपुर का, विजयनगर का, दिल्ली सल्तनत का बताइए। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था बताइए। तो ये जो हो गया था, पतन हुआ था, ये जौनपुर का पतन हुआ था। किसका, जौनपुर का पतन हुआ था।
किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा युद्ध में जौनपुर का पतन हुआ था। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध में जौनपुर का पतन हुआ था, तो तालीकोटा युद्ध में इसका मतलब जौनपुर का पतन हुआ था। और ये कब हुआ था? जो तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है अजमेर। क्या कर रहा है? अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? बताइए। तो अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? बताइएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन और चिश्ती का, बाबा फरीद का, शेख अब्दुल्ला का और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। बताइए तो किसका था? तो ये जो था माय डियर लवली फ्रेंड, ये था आपको यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का था। किसका था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का था, ठीक है। यहाँ पे याद रखना तुम लोग। अजमेर में जो अजमेर शरीफ जो मुसलमान लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो है किस सूफी संत की दरगाह लगती है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का लगता है, ठीक है। याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है कबीर के उपदेश का संग्रह है। बताइए तो शब्द का, बीजक का, गुरु ग्रंथ साहिब का और उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं का। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसका संग्रह है? बताइए तो कबीर के उपदेशों में किसका संग्रह है? तो ये जो उपदेश में संग्रह है ना, ये आपको बीजक का है। किसका? बीजक का। किसका है? बीजक का है। किसका है माय डियर लवली फ्रेंड? ये आपको बीजक का है। किसका है? बीजक का, ठीक है। ध्यान रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को जाता है, चैतन्य को जाता है, रामानंद को जाता है, मीरा को जाता है? बताइए तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है रामानंद को जाता है। किसको जाता है? रामानंद को जाता है, ठीक है। किस चीज का श्रेय जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय जाता है किसको? रामानंद को, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर। 17 ही था ना? एक बार मैं चेक कर लूँ। 17 ही था, सॉरी 17 ही था। तो 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये तो हो चुका है ना, रामानुज को जाता है। चलिए सॉरी रामानंद को जाता है, रामानुज को नहीं, रामानंद को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? बताइएगा। मीराबाई है, चैतन्य है, कबीर है, रैदास है? बताइए तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता जो है ये दोस्तों, ये आपको है चैतन्य को कहा जाता है। किसको? चैतन्य को कहा जाता है। किस चीज का जन्मदाता? संकीर्तन। किस चीज का? संकीर्तन। क्या? संकीर्तन का जन्म ये एक प्रथा है और इस प्रथा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चैतन्य को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है रामदेव। क्या कर रहा है? रामदेव कहाँ के संत थे? बताइए तो रामदेव जो थे, सॉरी रामदेव नहीं है, नामदेव जो है कहाँ के संत थे? बंगाल के संत थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के संत थे, महाराष्ट्र के संत थे, पंजाब के संत थे? बताइए संत थे। बताइए तो साधु थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा नामदेव जो संत थे वो आपको महाराष्ट्र के संत थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। याद रखना तुम लोग ये कहाँ के संत थे? तो नामदेव जो है, ये नामदेव जो है ना, नामदेव क्या है? नामदेव ही इसका नाम है, ठीक है। नामदेव ही इसका नाम है। तो नामदेव जो संत थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अद्वैतवाद। क्या? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए। शंकराचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, उसके बाद निम्बकाचार्य है? बताइए तो कौन है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा। तो ये जो प्रवर्तक है ना, ये आपको शंकराचार्य है। कौन है? शंकराचार्य है। कौन है माय डियर लवली फ्रेंड? शंकराचार्य है, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं
क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है गुरु नानक, उसी से रिलेटेड है, इसी संत कबीर से ही रिलेटेड है। कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में हुआ था, लुधियाना शहर में हुआ था, जालंधर में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये हुआ था दोस्तों तलवंडी नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी नामक जगह पे हुआ था गुरु नानक का जन्म। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, गुरु नानक का जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये तलवंडी, क्या तलवंडी जगह का नाम है और यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में बताइए मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शेरशाह है। तो भारत में जो है ना, भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है दोस्तों वो कौन है? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। कौन है? हुमायूं है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? हुमायूं है। भारत में मुगल वंश का मुगल वंश का संस्थापक जो है, यहाँ पे मुगल वंश का संस्थापक जो है कौन है? तो ये आपको ये हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बावड़ी किस भाषा में लिखी? फारसी में लिखा, तुर्की में लिखा, उर्दू में लिखा, हिंदी में लिखा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में टिक कर दीजिएगा आप लोग। तो ये बाबर जो है कहाँ का शासक था? तो तुर्की से का शासक था। ठीक है, तुर्की का शासक था। तो ये लिखेगा कौन भाषा में बताइए भाई? तो तुर्की भाषा में ही ना लिखेगा। तुझ ए बावड़ी का जो अपनी आत्मकथा लिखा है बाबर ने, वो किस भाषा में लिखी है? तो ये आपको यहाँ पे तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ, यानी बुरी तरह से हार गया? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध और डी कर रहा है कन्नौज का युद्ध। बताइए तो निम्नलिखित में से किस युद्ध, कौन से ऐसा युद्ध है जिसमें हुमायूं शेर खां से बुरी तरह पराजित हुआ? तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा कन्नौज का युद्ध जो हुआ था दोस्तों। कन्नौज के युद्ध में ये जो है शेर खां से कौन पराजित हुआ था? हुमायूं पूरी तरह पराजित हुआ था। हुमायूं जो है हुमायूं जो है ना, ये शेर खां से बुरी तरह पराजित हुआ था। कौन से युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हुमायूं नामा, क्या कह रहा है? हुमायूं नामा की रचना किसने की? रोशन आरा ने की, बदायूनी ने की, अबुल फजल ने किया, गुलवंदन बेगम ने किया। बताइए तो किसने किया? हुमायूं नामा की रचना किसने किया? हुमायूं नामा बुक के रचयिता कौन है? यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा गुलवदन बेगम ने किया था इसकी रचना। हुमायूं नामा की रचयिता कौन है? तो गुलवदन यहाँ पे जो हो जाएगा गुलवदन बेगम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना तुम लोग। ठीक है, हुमायूं नामा के रचयिता जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कौन? गुलवदन बेगम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? बताइए तो काफी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है बताइएगा। तो शेरशाह का मकबरा जो स्थित है ना, ये तो आप लोग एक ही बार में आंसर दे रहे हैं, सासाराम में स्थित है। चलो भाई मान लिए, हम भी मानेंगे, क्या है ही तो मानना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है आपको सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है, अकबर नामा की रचना किसने की? बताइए। अकबर नामा की रचयिता का नाम बताइए आप लोग। फेजी ने किया, अबुल फजल ने किया, बदायूनी ने किया, अब्दुर्रहीम खारखाना ने किया। बताइए किसने किया? तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, अकबरनामा के रचयिता का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता है। कौन है? अबुल फजल जो है ये अकबरनामा के रचयिता है। किस चीज का रचयिता है? अकबर, क्या
अकबर नामा के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है हुमायूं नामा, क्या हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? ये तो हो चुका है क्वेश्चन 25 नंबर। चलिए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन ना, सॉरी यहाँ पे 27 आ गया है, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये फिर से प्रिंट कर दिया है, टाइपिंग वाला पगला गया है लगता है, इसका सासाराम हो जाएगा। चलिए 27 भी हो चुका है। 27 अकबरनामा के रचयिता, यहाँ पे 28 भी हो, 28 नहीं हुआ है, 28 का यहाँ पे सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 28 को रहा है अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? बताइए तो कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, ये क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा आप लोगों का, डायरेक्ट हम बता देते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ये कब लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 29 नंबर कर रहा है, 30 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? बताइए तो कौन ऐसा शासक था जिसने न्याय का ही घंटी लगवा दिया? अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था? बताइए तो किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? बताइए तो यहाँ पे जो हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। कौन? ये कौन से मुगल शासक थे? तो शाहजहां मुगल हाँ, यहाँ पे जो हो जाएगा शाहजहां नहीं होगा, जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर, शाहजहां नहीं होगा, जहांगीर होगा इसका राइट आंसर। जहांगीर था वो मुगल शासक जो था, जहांगीर था। क्या था? मुगल शासक जिसने घंटी लगवाई, न्याय की घंटी। कैसा घंटी? न्याय की घंटी लगवाई इसने। कौन शासक ने? जहांगीर के शासक ने। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के ये वीडियो का क्लास का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित निम्न में से किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? बताइए तो चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में? बताइए कौन से शासनकाल में जो है चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ? तो ये जो चित्रकला का विकास हुआ था दोस्तों, ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ था। चित्रकला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, किस चीज का विकास हुआ था? तो चित्रकला का विकास हुआ था सबसे ज्यादा। किस चीज का? चित्रकला का विकास हुआ था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो आज का ये वीडियो का क्लास का सेशन का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपको इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे 60 क्वेश्चन का मैंने वहाँ पे पीछे 60 क्वेश्चन करवा दिया है, 90 क्वेश्चन करवा दिया है। तो 60 क्वेश्चन का हम आपको PDF जो है वन लाइनर नोट्स जो है आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन का नोट्स जो है आज हम प्रोवाइड करवा देंगे। आज हम अपनी टीम से बोल देंगे कि वो शाम तक टाइप कर दे। ठीक है, मॉर्निंग तक टाइप कर देगा और मॉर्निंग में आपको वो नोट्स मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो क्लास सेशन पसंद आई होगी। अगर आज का ये वीडियो क्लास सेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को क्लास को सेशन को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज का सेशन जो है मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।